नमस्कार। लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बहुत शीतकालीन सत्र इस मायने में याद किया जाएगा कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जो है वो और जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जो है वो सदन में पेश हुआ। लेकिन साथ ही साथ इस बात के लिए भी याद किया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दो स्टेटमेंट के लिए। पहला स्टेटमेंट ये कि जिस तरह से उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर और महिला सशक्तिकरण को लेकर जो सेक्स पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए और जिस तरह से दिए उसके बाद जो हंगामा हुआ। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, इस दोनों इशू पर सदन में काफी हंगामा हुआ और एक कहीं ना कहीं उनकी एक छवि पर सवालिया निशान लगा। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि पिछले कुछ समय से लगातार नीतीश कुमार टारगेट में है। सभी जगहों पे बीजेपी की तरफ से तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से भी और उनके जो पुराने सहयोगी हैं उनकी तरफ से भी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार तो टारगेट पे हैं, लेकिन अभी लालू और तेजस्वी की तरफ कोई नहीं देख रहा। क्यों नीतीश कुमार टारगेट पे है, इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी हैं। चंदन जी, पिछले जिस तरह से घटनाक्रमों को आपने देखा है और विधानसभा में जो हुआ, दो अलग अलग इश्यूज पे जो नीतीश कुमार के स्टेटमेंट आए, आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार उनकी एक बॉडी लैंग्वेज और उनकी भाषा जो है वो चेंज है और यही कारण है। और सबसे बड़ी बात है कि कई मोर्चों पे वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार टारगेट है। ऐसा क्यों? दरअसल एक बहुत बड़ी बात ये हुई है कि पिछले कम से कम 4-5 सालों से बीजेपी की यह मंशा रही है कि नीतीश कुमार ये अंतिम पारी खेल रहे हैं, तो इनका वोट बैंक कैसे शिफ्ट होगा, किसके पास जाएगा, जी। इसकी वो सारी तैयारियां कर रहे थे। चूंकि निश्चित है कि इसके बाद की पाली में नीतीश कुमार एज ए राजनीतिज्ञ तो नहीं रहेंगे, भले एज ए कह सकते हैं कि सही एक एक जैसे जेपी का जो भूमिका होती थी उसमें उसकी तरह रहें, लेकिन वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे भाजपा की एक रणनीति है कि कैसे इनकी इस राजनीति का अंत किया जाए और इसके लिए उन्होंने बहुत ही तरीके से काम लिया। धीरे-धीरे नीतीश कुमार को कमजोर करना शुरू किया। पहले उपेंद्र कुशवाहा हटे, फिर आरसीपी हटे, फिर अभी जीतन राम मांझी उनसे हट गए हैं, पीके उनसे हट गए हैं। इससे क्या हो रहा है कि वो धीरे-धीरे कमजोर हो जा रही है। और एक बात राजनीतिक जगत में यह भी है कि जब भाजपा और राजद के बीच में कि जब वोट बैंक हमारे और आपके पास में है, तो फिर ये नीतीश जी के रहने की क्या जरूरत है इस वोट बैंक का। और तब इस वोट बैंक का अब शिफ्ट किधर करेगा, इसको लेकर के निरंतर नीतीश कुमार जी को अकेले किया जा रहा है। उन्हें कई तरह से अपने बयानों के जरिए उत्तेजित किया जा रहा है और अपने उनके पुराने साथियों को उनसे जुदा करके उन्हें एक तरह से कह सकते उग्र उनका जो स्वभाव है वो निकलने लगा है। तो कहीं न कहीं वो अकेले पड़ गए हैं, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। और उसका लबो-लुआब यही है कि उस वोट बैंक को कैच करने के लिए भाजपा हर तरह से अपने रणनीति को अंजाम देने में लगी। चंदन जी, जिस तरह से आपने बताया कि देखिए नीतीश कुमार ने कई लोगों पे भरोसा किया और उसमें एक प्रशांत किशोर हैं, आरसीपी सिंह हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, लेकिन इसके अलावा कई और ऐसे नाम भी हैं जिन पर नीतीश कुमार ने भरोसा किया, उनको आगे लाया। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों ने एक तरह से नीतीश कुमार को एक डंक मारा और यही कारण है कि नीतीश कुमार का एक आक्रोश है। और जो लोग उनके साथ थे और जो लोग अब उनके विरोध में हैं, अब जाहिर सी बात है कि वो लोग खुलकर नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ तमाम जितने भी स्टेटमेंट और तमाम जितने ऐसे काम है, जैसे लगता है कि उन लोगों ने ठान लिया है कि अब नीतीश कुमार को रहने नहीं देना है। जी बिल्कुल, आपको ध्यान होगा हम उपेंद्र कुशवाहा जी की ही चर्चा करें। सबसे पहले जब उपेंद्र कुशवाहा जब राजनीति में समता पार्टी के साथ में आए, तो जब जदयू और समता पार्टी का विलय हुआ, तो सदन में नेता प्रतिपक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बनाया गया। उसके बाद वो फिर उनसे हट गए। फिर जब वापस आए 2010 में, तो उन्हें राज्यसभा भेजा गया। 2013 में फिर हट गए और फिर जब आए तो उन्हें एमएलसी बनाया गया और उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन वो ये कहते हुए उनसे निकल गए कि ये जो है पार्टी का नुकसान हो रहा है, पार्टी के नुकसान करने वालों के साथ में है, इसलिए मैं वहां से हटता हूं।
तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी की यह नियति रही है कि वो जितना कुछ कर रहे हैं, उससे इतर वो नहीं पा रहे हैं और उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं मेरे भरोसे पे शक है या मेरा भरोसा टूटता हुआ नज़र आ रहा है। यही भरोसा मांझी जी से टूटा, यही भरोसा पीके से छूटा। लेकिन इसमें बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से विरोध किया है, चाहे मांझी का, चाहे उपेंद्र कुशवाहा का, चाहे आरसीपी का, वो लगता है कि वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैंने गलती की है, मैंने गलती किया, मैंने गलत आदमी चुना, इसको कुछ नहीं आता था। तो कहीं ये लगता है कि उसे कुछ नहीं आता था, तो ज़बरन आप उसे राजनीतिक बना रहे थे। यह भी उनकी असफलता के कारण है। मांझी पर विश्वास किए, मांझी अलग काम करना शुरू कर दिए। अब मांझी जी का आरोप है कि हम अपने से काम करना चाहते थे, वो चाहते थे रबर स्टाम्प। तो इस तरह से राजनीति में कह सकते हैं कि आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, वो कई बार डंक मारने जैसी होती है। उपेंद्र कुशवाहा का भी यही कहना है कि हम संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे और हम एक सदस्य को नहीं कर सकते हैं इसे इस्तेमाल, तो फिर हम किस बात का अध्यक्ष हैं? संजय जी, तो जिस तरह से पावर दे आपने करके भी नहीं, जिस तरह से आपने बताया, देखिए तमाम ऐसे नाम हैं जिस नामों को अगर हम अलग अलग ले, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के गए, फिर वो वापस आए, जिस समय वापस आए तो ऑब्वियस है कि पार्टी में जो नेता थे वो नेता खुश नहीं थे, नीतीश कुमार के कारण वापस आए। आरसीपी सिंह ब्यूरोक्रेट थे, उनको राजनीति में उन्होंने लाया और पार्टी में अलग अलग पद दिया, राज्यसभा का सदस्य बनाया, फिर पार्टी का अध्यक्ष बनाया। तो जाहिर सी बात है कि जो पुराने नेता थे उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। प्रशांत किशोर को उन्होंने लाया तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से तामझाम से के साथ प्रशांत किशोर को वो लेकर आए थे, और तो जो पार्टी के जो पहले से सक्रिय नेता थे उन्हें भी इस बात को लेकर अच्छा नहीं लगा। और जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री जब वो बना रहे थे तो ऑब्वियस है कि पुराने जो वरिष्ठ नेता थे, जो सीनियर लीडर थे, उन लोगों को भी शायद उस समय यह अच्छा नहीं लगा होगा और उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं विरोध जताया होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने इन सब को दरकिनार करते हुए वही किया जो वो चाहते थे, और शायद उसी का नतीजा या उसी का दंश जिसे कहे कि आज उनको झेलना पड़ रहा है। जी, बिल्कुल, आपको ध्यान होगा जब उपेंद्र कुशवाहा आए, तो ललन सिंह नाराज हो गए। जब आरसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो ललन सिंह का रास्ता अलग था। तो कहीं न कहीं अपने साथियों को बैलेंस करने के चक्कर में और एक बात और भी स्पष्ट है कि नीतीश जी अक्सर जो कोई काम करते हैं, उसका ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते हैं। आपको याद होगा जब भाजपा का साथ उन्होंने छोड़ा था, तो उन्होंने कहा कि हम फलाने-फलाने नेता के कहने पे छोड़ा। फिर जब राजद के साथ गए तो फलाने-फलाने नेता के साथ जो तो अपने ऊपर लेते नहीं हैं। उसी तरह से आरसीपी को भी वो कई बार टारगेट कर चुके थे और आरसीपी के बारे में उन्होंने कहा था कि ये भाजपा के बीच में जा करके हमारा जो है जासूसी कर रहे हैं। मांझी पर भी यही आरोप लगाया। प्रशांत किशोर को भी कहा कर इसको तो हम ये अमित शाह के कहने पर इसको पार्टी में लाए थे, लेकिन वो भाजपा का काम कर रहा था। तो कहीं न कहीं वो खुद भी संशय की स्थिति में रहे हैं, जहाँ वो पूरी तरह से ना विश्वास कर पा रहे थे और उस बावजूद वो उनको अपने पास में रख रहे थे और उन्हें लगता था कि ये नुकसान हो रहा है, बावजूद वो एक पार्टी के भीतर भी 2 फोर्स बना के रखना चाहते थे। जैसे आरसीपी वर्सेस ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस ललन सिंह, ये एक स्थिति रही है राजद में। और जिसमें जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसमें सब लोग जान रहे थे कि ये नरेंद्र नारायण यादव बनेंगे। लेकिन अचानक से उनको लाना और खुद को एक बड़े प्रोजेक्ट पर लाना कि हम दलित को बना रहे हैं और उसे 1 सेकंड में सदन में यह कह करके वो कह सकते हैं कि मिटा दिया अपने पूरे बड़े कामों को, जिसके बारे में पूरे देश भर में चर्चा हुई थी, यह कह करके कि हमने मूर्खता से बनाया। जबकि उसमें बड़ी महिमामंडित किया गया था कि उन्होंने दलित पर ज़िम्मेदारी सौंपी है। तो कहीं न कहीं उनके भीतर का अविश्वास भी उनके कारण है और इधर जो कुछ भी हुआ है, मुझे लगता है वो अकेलेपन का एहसास है। वह अकेलापन भाजपा से छूट जाने के बाद, वह अकेलापन इंडिया में वैल्यू नहीं दिए जाने के कारण, वह अकेलापन राजद का कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते जाना। तो ये सब चीज़ें जो है नीतीश कुमार को परेशान कर रही है और उस परेशानी में ही ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। कभी जीतन राम मांझी पे नाराज़ हो रहे हैं, कभी पीके पे नाराज़ हो रहे हैं, कभी आरसीपी को टारगेट कर रहे हैं। जी। देखिए चंद्र जी, अब देखिए जातीय जनगणना हुई और जनगणना के जब आंकड़े सामने आए तो ऑब्वियस है कि जब जातीय जनगणना की बात हो रही थी और उस समय भी नीतीश कुमार के साथ लगातार लालू यादव, तेजस्वी यादव भी, तमाम आरजेडी थी जिसने इस जातीय जनगणना कराने की बात कही थी और दबाव डाला था और काफी इस पर आगे आए थे। जातीय जनगणना तो हुई, नीतीश कुमार के इनिशिएटिव पे हुई और उसकी रिपोर्ट आई। जाहिर सी बात है कि जिस समय से रिपोर्ट आई उसके बाद से जातीय जनगणना के आंकड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो मलाई है वो मलाई तेजस्वी और लालू तो जरूर खा रहे हैं और आगे वाले दिनों में भी खाएंगे। लेकिन जितने सवाल खड़े हो रहे हैं
जितनी आलोचना हो रही है, जितने कहीं ना कहीं एक आरोप लग रहे हैं, वो सारे आरोप नीतीश कुमार को अकेले ही झेलने पड़ रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव इस सीन में नहीं है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, क्योंकि जब भी कोई चेहरा सामने आता है, तो वो उसका भागीदार भी होता है। आप अच्छे के भी भागीदार हैं और बुरे के भी भागीदार हैं। आपको ध्यान होगा कि जब ये सर्वे कराया जा रहा था, तो उसके चेहरे नीतीश कुमार थे। भले भाजपा पीछे में कह रही थी कि नहीं भाई हम भी समर्थन करते हैं या हमारे समय में ये निर्णय लिया गया था। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने किया था, लेकिन वो चेहरा जो पूरे देश भर में आया जाति सर्वे को लेकर के वो नीतीश कुमार का आया और इसको उसको लेकर के इनकी चर्चा भी बहुत हुई और राजनीति में इन्हें एक तरह से माना गया कि ये सचमुच ये पिछड़ी राजनीति के एक तरह से नायक हैं और मसीहा हैं। तो ये चीजें तो इनके साथ में थी, लेकिन ऐसे समय में जब सवाल उठने लगे खुद पर कि जहां 6 लाख नौकरियां हैं और उसमें 3 लाख यादवों के पास में है और 1,20,000 कुशवाहा और कुर्मी और चौथी जाति बनिया, इन्हीं 4 जाति के पास में नौकरी है, तो बाकी सारी जातियां कहाँ हैं? तो ये चीजें जब उठने लगी तो एक नया वर्ग का उदय हुआ पिछड़ी जाति में, जो इन 4 जातियों से अलग था। अब उन्हें भी अपनी हिस्सेदारी चाहिए और ये सवाल जो है इसे बीजेपी ने बहुत ज्यादा उठाया और यह कहकर उठाया कि भाई 5% और बढ़ा दीजिए, लेकिन बाकी लोगों को भी इसमें शामिल कीजिए ताकि वो लोग आ सकें, क्योंकि ये ऊपर का जो क्रीमी लेयर है वो इसका आरक्षण की सुविधा भोग रहा है, नीचे तक पहुंच नहीं रहा है। इसलिए संख्या बल को देखते और जरूरत को देखते इसे और किया जाए। लेकिन अगर कहीं कुछ ये निगेटिव पॉइंट आता है, जैसे लोग बोल रहे हैं कि हमारी जाति की संख्या कम है, यादवों की संख्या बढ़ गया, इसका कम हो गया, तो इसके 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 भागीदार भी नीतीश कुमार जी ही होंगे, क्योंकि आरोप इन्हीं पर लगेगा। कोई लालू यादव या तेजस्वी यादव आरोप नहीं लगाएगा। तो लेकिन जाहिर है कि तेजस्वी अगर यादव आप भी आपके सरकार में है, उनके वो इन सब चीजों से जितने आरोप लग रहे हैं सिर्फ नीतीश कुमार पे लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव एकदम इसमें साफ बच निकल रहे हैं। ये तो आपको भी याद होगा दीपक जी कि जब भाजपा भी इनके साथ में थी, तो सारे निर्णयों के बारे में भाजपा भले साथ में रहती थी, लेकिन जैसे ही निगेटिव आता था तो उसका यही जुमला होता था कि मुख्यमंत्री हैं जो जो करेंगे वही करेंगे ना। वही तेजस्वी यादव का भी है कि ठीक है हम लोग हैं साथ में, लेकिन निर्णय आखिरी उनका होता है और वो जो करते हैं ये वो लागू होता है। तो यह कर करके भाजपा भी बचती रही है तमाम नकारात्मक बिंदुओं से और तेजस्वी भी हट 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 रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी का जो अपना जो ए टू जेड का फॉर्मूला है वो उसे तोड़ना नहीं चाहते हैं। चंदन जी, आप सवाल ये है कि आप देखिए व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे ये पूछे तो लालू यादव नीतीश कुमार के साथ तो हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक ऐसा मुद्दा है कि कहीं ना कहीं एक बार नीतीश कुमार ने लालू यादव को भी धोखा दिया है। अभी इस समय दोनों भले ही साथ में हो, लेकिन क्या कहीं ना कहीं लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच एक भरोसा है? उस भरोसे पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है तो जरूर। जी बिल्कुल, आप कई प्रसंग को देखे होंगे कि लालू जी और नीतीश को लेकर के पूर्व में भी अगर कहा जाए तो भाजपा यह आरोप भी लगाती है कि ये यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने लालू जी को तमाम मामलों में फंसाया। केस करने में वही लोग थे, शिवानंद तिवारी यही लोग थे और लालू को इस दुर्गति की ओर ले गए। आज भाजपा यह भी आरोप लगा रही है कि जिस जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार ने राजनीति का एक नया सिरा ढूंढा था, वो आज उसी जंगल राज के गोद में है। अब सोचिए कि अब राजद सोच रही है कि हम भाजपा की तरह लिबरल नहीं होंगे, विधायकों की संख्या मेरी ज्यादा है, तो हम अगर आगामी लोकसभा चुनाव में अगर स्वयं कांग्रेस के साथ में रह करके और वाम दलों के साथ में रखकर कोई रणनीति बना ले, तो मुझे नीतीश कुमार की कोई क्या जरूरत क्या होगी, क्योंकि वो जानते हैं इस चीजों को। या अंदरूनी बात यह भी है कि अब भाजपा भी उन्हें अस्वीकार करने नहीं जा रही है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार या उनकी पार्टी का हश्र वही होने जा रहा है कि या तो उनके कुछ लोग इधर जाएंगे, कुछ लोग उधर जाएंगे और पार्टी समाप्त हो जाएगी, जो बार बार इसीलिए नीतीश कुमार जी का एक मंशा था कि हम जदयू का विलय कर दें राजद में, जिससे तब बहुत बड़ा विरोध हुआ जदयू के भीतर और तो उसके बाद उन्होंने वापस लिया। अब उनकी बेचैनी का आलम यह है कि उन्हें कोई भरोसे का आदमी नहीं मिल रहा है, तो अब करते क्या है, वो अचानक घर से निकल जाते हैं, कभी विजय चौधरी के यहाँ चले जाते हैं, कभी दीपक प्रसाद के यहाँ चले जाते हैं बगैर बताए हुए, जबकि वो एक सीएम है और बगैर शेड्यूल किए हुए उनका कोई कारवां नहीं निकलता है। लेकिन वो इतने विचलित हैं अपने अंदर से कि वो कोई न कोई एक ठौर ढूंढते हैं जहां उन्हें थोड़ी छां मिले, थोड़ा विश्वास मिले, थोड़े उनकी नीतियों को ताकत मिले, और इसलिए वो इधर उधर जाते रहते हैं। और यह क्रम उनको पिछले
1 साल में जब से वो महागठबंधन के साथ में गए हैं, जी जी वो चीजें बढ़ने लगी हैं। जी। जी। और सबसे बड़ी बात ये है, नीतीश कुमार जी अपने इस राजद के कार्यकाल को और भाजपा के कार्यकाल को भी एक पटल पर रखकर अक्सर देखते हैं। कभी उसकी खामियां भी बताते हैं, कभी उसकी खूबियां भी बताते हैं, और यह कह करके कहीं न कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी वो करते रहे हैं। और ये बात लालू जी और ये तेजस्वी जी भी समझते हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स करके यह डराने की बात होती है। तो ये भी अपना एक रास्ता ढूँढ लेते हैं कि आखिर मुझे क्या करना है। और अगर कांग्रेस की तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव अगर बढ़े हैं, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वही कारण है कि जब कभी नीतीश कुमार जी ने भाजपा पर भरोसा जताया, तो यह बात राजनीतिक मीडिया में भी उठी कि कहीं वो फिर उधर तो नहीं जाएंगे। तो राजद अपने इस काल में, जब वो सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपना कोई जनाधार खोना नहीं चाहता है, और इसलिए वो थोड़ी दूरी बनाकर रख रहा है, कांग्रेस से सहमति बनाकर रख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी सवर्णों का वोट है। पिछड़ों के राजा तो लालू जी हैं ही, और प्लस मुस्लिम लोगों का। तो ये सोच करके ये लालू जी ने भी धीरे-धीरे इसको माने नीतीश कुमार की राजनीति से खुद को अलग कर लिया है, चंदन जी, और आज का एक बेचैनी की अपडेट हालत में। बताता हूं, आज का आपको एक अपडेट बताता हूं कि आरजेडी के एक बड़े नेता ने और अखिलेश सिंह ने भी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा, जिस तरह से जीतन राम मांझी पे जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। तो विपक्ष अपने सहयोगी भी अब उनके जो टोन है, उनकी लैंग्वेज है, उनकी भाषा है, उस भाषा पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अखिलेश सिंह तो इसके पहले भी सवाल खड़ा किया था, जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस बहुत धीमी गति से काम कर रही है। और रहा अंदर खाने की बात में, तो इधर जदयू के जो पूर्व विधायक थे, ये श्याम बहादुर सिंह जी, उन्होंने भी आरोप लगाया है नीतीश कुमार को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सच पूछे तो जो सदन में जो विजय चौधरी जी की हरकत थी उन्हें रोकने की या जी जी अन्य नेताओं की, तो उन्हें भी ये बात अच्छा नहीं लग रहा था। तो बात कहीं न कहीं शब्द के चुभने की थी। उनकी मंशा पर कहीं कोई शक नहीं था, लेकिन उनके शब्द और उनके इशारे जो है अश्लील होते जा रहे थे, और इसकी चिंता जदयू के लोगों को भी थी, और वो कोई इस तरह की बात सुनने के आदी नहीं था। लेकिन सवाल है कि वो तेज चलती हुई गाड़ी को रोके कौन? और अगर कोशिश भी की गई तो यह नहीं हुआ। अब सवाल है कि अखिलेश सिंह क्यों इस पर टिप्पणी ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी समाज में अपनी बात को रखना है। कल वो भी चुनाव में जाएंगे, कल उनसे भी पूछा जाएगा। महिला की एक आबादी आधी आधी दुनिया है हमारी, तो जब आधी आबादी के विरुद्ध कोई बातें कही गई है, तो हम उसके समर्थन में खड़ा होंगे, तो फिर हमारा वोट बैंक भी तो बिकेगा, हमसे भी तो लोग सवाल पूछेगा कि आपने उस समय क्या किया। आप अगर कई बार राजनीति में होता है कि विरोध करने के लिए भी विरोध किया जाता है, और वो दिखाते हैं कि नहीं भाई मैं इसके साथ में नहीं खड़ा हूं, तो भी उनका उनका चेहरा बच जाता है। तो अखिलेश सिंह आगामी चुनाव को देखते हुए अपना चेहरा बचा रहे हैं, क्योंकि आधी आबादी की बड़ी भूमिका चुनाव में होती है। जी दीपक जी। चंदन जी, एक सवाल ये है कि ये सवाल आप देखिए कि क्या आरजेडी और बीजेपी में कहीं ना कहीं एक अघोषित तौर पर कहीं एक मिली भगत है कि अभी जो नीतीश कुमार हैं पहले उनको निपटाओ, उसके बाद हम लोग आमने सामने होंगे, और आमने सामने होंगे तो एक दूसरे को देख लेंगे? या फिर बीजेपी की अकेली यह रणनीति है कि पहले नीतीश कुमार, अगर लालू यादव से सीधे सीधे अगर मुकाबला करना है तो बीच में पहले नीतीश कुमार है, उनको पहले साइड करो, उसके बाद आमने सामने लालू यादव के साथ है, वो चुनाव में होगा तो वो लड़ाई जो है वो देख लिया जाएगा? देखिए, आपको याद होगा दीपक जी, जब भूपेंद्र यादव यहाँ के प्रभारी थे, तो उस समय ये बातें राजनीतिक में थी। वो यहाँ तक चाहते थे कि तेजस्वी यादव अगर मेरी पार्टी में आ जाए तो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन उसी बीच यह बात उठी थी कि जब वोट बैंक आपके पास और मेरे पास में है, तो फिर नीतीश जी कौन है। और भूपेंद्र यादव ने इसकी शुरुआत भी की थी कि कैसे हम जदयू को, नीतीश कुमार को अलग थलग कर दें बिहार की राजनीति में। और यह कोशिश उस समय से ही शुरू हो गई थी, और यही वजह है कि यह कोई संयोग नहीं है कि नीतीश कुमार को अकेले करने की साजिश जो लगातार जो शुरू हुई 2015 के बाद, पहले पीके गए, फिर आरसीपी गए, फिर ये उपेंद्र कुशवाहा गए, तो ये भी एक भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। और जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, हालांकि कई राजनीतिक ये कहते भी हैं कि अगर चिराग पासवान पिछले लोग विधानसभा चुनाव में अगर जदयू के विरुद्ध अगर कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, तो राजद को सबसे बड़ा फायदा होता और राजद इससे भी बड़ी पार्टी बनती जो अभी है।
लेकिन हुआ यह कि कई जगहों पर राजद को भी हार का सामना करना पड़ा चिराग पासवान के कारण, और कई जगह नीतीश कुमार को भी हार का सामना पड़ा। तो यह लोग कहते हैं कि यह बड़ा ब्लंडर था भाजपा का, जिन्होंने चिराग का अगर इस तरह से इस्तेमाल किया है, तो ये कहीं न कहीं उस वक्त भी नीतीश कुमार को अलग करने की साजिश थी। ये अलग बात है कि उन्हें 115 के बाद 43 सीटों पर सिमटना पड़ा और कई जगह इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो वो एक भाजपा का कह सकते हैं कि पूरी मजबूती के साथ किया गया प्रहार था, जहां उन्हें मौना किया जाए। फिर आपने देखा होगा कि पार्टी के भीतर जितने बवाल हुए आरसीपी को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो अस्थिरता आई, वो कहीं न कहीं पार्टी को डगमगाते हुए देखा जा रहा था। और अब माना जा रहा था कि अब पार्टी समाप्त हो गई, अब पार्टी समाप्त हो गई। लेकिन कहा यह जा रहा था कि हर कोई, हर सांसद, हर विधायक चाहता है कि अपनी पूरी पाली खेल लें। जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा, उस दिन जदयू के कई सांसद वो कहीं दूसरे तरफ चले जाएं। जिनका वोट बैंक राजद की तरफ है वो राजद की तरफ जाएंगे, जिनका वोट बैंक भाजपा की तरफ है वो भाजपा की तरफ जाएंगे। तो ये भी इस जदयू के पार्टी का एक तरह से बिखराव की कहानी जो है, भाजपा ने जाने अनजाने जो कहे लेकिन लिखी है जरूर। और यही वजह भी है कि नीतीश कुमार की चिंता में ये सारी बातें हैं कि ये सारे लोग मेरे राजदार हैं, सारे लोग मेरे किचन कैबिनेट के हैं, ये सारे लोग मेरी कमियां, खूबियां या मेरी स्थितियां को जानते हैं। और ये कहीं न कहीं भाजपा के लिए कह सकते हैं पॉजिटिव अस्त्र बनेंगे, जो हमें कहीं न कहीं परास्त कर सके। आपने इधर देखा होगा कि नालंदा में बहुत तैयारी हो रही है जी जी नीतीश कुमार के गढ़ में नीतीश कुमार करने के लिए। चिराग पासवान का 4 रैली हो चुका है और नीतीश कुमार के सबसे बड़े करीबी जो 1994 में सतीश कुमार थे, जहां से नीतीश कुमार का कह सकते हैं कि राइज हुआ था, वो सतीश कुमार को ढूंढ के लाया गया है इनके विकल्प के रूप में, ताकि उन्हें वहां भी परास्त किया जाए। तो नालंदा में लगातार होती 4 रैलियां भी नीतीश कुमार जी के लिए एक चिंता का कारण है कि क्या हर कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि हम अपने जड़ से उखड़ जाए। जी चंद्र जी, एक आखिरी सवाल है। आप कह रहे हैं कि या फिर यह चर्चा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अकेले पड़ रहे हैं और इसी की बेचैनी है और यही कारण है कि वो एक जिसे कहें कि वो भीतर से वो बेचैन से हैं। लेकिन ललन सिंह और अशोक चौधरी तो उनके साथ है ना। कई मौके पे उन्होंने ललन सिंह के प्रति अपना प्यार जताया है और अशोक चौधरी के प्रति उनका प्यार तो लगातार मीडिया में भी कई बार आया है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल अकेले हैं। नहीं, ये मैं इसलिए नहीं कह सकता कि अक्सर नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा 2 पोल निर्धारित करते हैं। जब आरसीपी थे तो ललन सिंह दूसरे पोल थे, जब उपेंद्र कुशवाहा आए तो दूसरे पोल वो बने। अभी अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच में 2 पोल बना हुआ है जी जी और ये दोनों को खुश रखना चाहते हैं। आपको याद होगा कि अचानक से ललन सिंह के यहाँ कई बार घर पहुंच गए हैं और अशोक चौधरी के यहाँ तो लगभग जाते ही हैं पूजा पाठ या अन्य कार्यक्रमों में, और कई सार्वजनिक जगहों पर भी उन्होंने अपना प्यार जताया है कि जैसे गले मिल गया, कहा मैं इन्हें प्यार करता हूँ। तो कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि हमको आखिर किसी को तो संतुलित करके रखना होगा पार्टी के लिए। अगर दोनों से हम दुराव रख लेंगे तो पार्टी फिर कैसे चलेगी? तो वो ये एक चिंता उनकी है, इस वजह से वो दोनों को खुश रखना चाहते हैं और उनकी राजनीति का हमेशा हिस्सा रहा है कि वो अपने पार्टी के भीतर 2 पोल बना के रखते हैं। तो अभी भी ये 2 पोल है और उस 2 पोल को बैलेंस करने की रणनीति के साथ जब वो काम कर रहे हैं, तो कभी इनके यहाँ जाते हैं, कभी उनके यहाँ जाते हैं। ठीक जी, है। कभी उनके पीठ पर हाथ रखते जी हैं, जी कभी जी। अब जाहिर जी। सी बात है कि जिस तरह के अभी उनका स्टेटमेंट है या जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नीतीश कुमार की छवि उससे आहत हो रही है और कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अकेले पड़ रहे हैं और इसी कारण उन इस बेचैनी में वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक साजिश तो नहीं हो रही। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे आने वाले दिनों में क्या होगा, तस्वीरें साफ होगी। फिलहाल इस चर्चा में आपने भाग ली, रमाकांत चंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।